हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज से अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपका 8 से 10 दिन का रहेगा, मतलब 1 नवंबर से आपका 11-12 नवंबर तक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और ये अपने वीकली बेसिस पे करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है अपना सोडियम सॉल्ट रिएक्टर। सोडियम सॉल्ट रिएक्टर क्या होता है? ये एक परमाणु रिएक्टर है। क्या ये अत परमाणु रिएक्टर है जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? उस ईंधन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें पिघले हुए यानी मॉल्टन सॉल्ट का प्रयोग होता है। किसका? मॉल्टन सॉल्ट का प्रयोग होता है, जिससे यह रिएक्टर अत्यधिक आधुनिक और कुशल बनता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? ईंधन। अब इसमें क्या होता है? इसकी कार्य प्रणाली ये है कि इसमें क्या होता है? सोडियम, सोडियम इसकी कार्य प्रणाली क्या है कि थोरियम 232 232 को यूरेनियम 233 और 235 में बदला जाता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? क्लोराइड आधारित जो मोल्टन सॉल्ट है, मोल्टन सॉल्ट में घोला जाता है। अब ये इसकी प्रक्रिया क्या है? मेन प्रक्रिया क्या है कि थोरियम को क्या करते हैं हम? यूरेनियम 233 में बदल देते हैं, है ना। बदलने के बाद क्या करेंगे? उसे मोल्टन सॉल्ट में, घुले हुए मोल्टन सॉल्ट में डालते हैं। इसका क्या होता है? मोल्टन सॉल्ट क्या होता है? मोल्टन सॉल्ट का कार्य इसमें है, मेन मेन कार्य मोल्टन सॉल्ट का इसमें ये है कि इसमें क्या होता है कि ये एक तो रिएक्टर को ठंडा रखता है और पर्यावरण में पॉल्यूशन वगैरह कम फैलता है। ठीक है। अब इसकी नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? यह मिश्रित कोर में घूमता है। किस में घूमता है? मिश्रित कोर में घूमता है, जहाँ फ्यूजन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? फ्यूजन होता है, दूसरा क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा का हस्तांतरण उत्पन्न होता है। ऊष्मा का ऊष्मा का उस हस्तांतरण टरबाइन तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है? बिजली बनती है। इसका मेन कारण क्या है? बिजली बनती है। ठीक है। इसकी बिल्डिंग प्रक्रिया क्या है? बिल्डिंग प्रक्रिया, थोरियम 232 को न्यूट्रॉन को पकड़कर थोरियम 232 के न्यूट्रॉन को पकड़कर यूरेनियम 233 में बदला जाता है। ठीक है, और उसे योग्य बनाया जाता है। ठीक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अब थोरियम का भारतीय परिप्रेक्ष्य पहले देखते हैं हम। भारतीय परिप्रेक्ष्य से थोरियम का यूज भारत क्या करना चाहता है आगे आने वाले समय में? भारत क्या करना चाहता है आने वाले समय में? भारत क्या करना चाहता है आने वाले समय में? इसे मतलब 30% बिजली उत्पादन थोरियम से करना चाहता है। किससे करना चाहता है? थोरियम से। भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेनली कोस्टल एरिया में पाया जाता है थोरियम। कोस्टल एरिया में कहाँ पे? केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु। ठीक है। इसे ये क्या होता है? एक मोजोनाइट अयस्क होता है, उसमें थोरियम की मात्रा कितनी है? 10% होती है। ठीक है। भारत इससे कितनी बिजली बनाना चाहता है? 30%। 30% तक बिजली थोरियम पे। और मेन कारण क्या है भारत का? भारत इसे आत्मनिर्भर, मतलब परमाणु रिएक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ये चौथी पीढ़ी का, मतलब फोर्थ जनरेशन का उन्नत परमाणु रिएक्टर है। ठीक है। अब हम देखते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य से। किससे देखते हैं? वैश्विक परिप्रेक्ष्य से। चीन में TMSR-LF1 रिएक्टर, जो गांसू प्रांत कहाँ है? गोबी डेजर्ट। चीन का जो गोबी डेजर्ट है,
वहाँ गांसू प्रांत में 2023 में पहली बार चालू किया गया है। इसमें 2023 में पहली बार चालू किया गया है। थोरियम और यूरेनियम 233 का सफल रूपांतरण किया गया है। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम 233 का क्या किया गया है? सफल रूपांतरण किया गया है। लगभग बिल्डिंग प्रक्रिया क्या है इसकी? लगभग 50 किलो थोरियम में 20% से कम या सर्वाधिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लाभ क्या है? लाभ मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पर्यावरण के लिए मतलब फायदेमंद है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलाएगा। एक सबसे बड़ी बात, ये विस्फोटक खतरा कम है इसमें। क्या है? विस्फोटक खतरा कम है। वायुमंडलीय दबाव पर कार्य करता है। इस पे कार्य करता है, वायुमंडलीय दबाव पे कार्य करता है। ईंधन की दक्षता में क्या है? ईंधन की दक्षता में क्या है? उच्च तापीय दक्षता है। क्या है? उच्च तापीय दक्षता है। निरंतर ईंधन पुनः प्रक्रिया संभव है, मतलब इसे बार बार यूज किया जा सकता है। मतलब एक बार नहीं है कि एक बार ईंधन यूज किया उसके बाद क्या है ये वेस्ट हो गया, नहीं, इसे क्या है बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, अपशिष्ट में कमी, ये क्या हो? दीर्घकालिक रेडियो धर्मिक अपशिष्ट कम उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या है? दीर्घकालिक रेडियो धर्मिक अपशिष्ट कम उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या है पर्यावरण को पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूटेड वगैरह, अपना पर्यावरण पॉल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, थोरियम, थोरियम की उपलब्धता। भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम 25% तक, मतलब विश्व का वर्ल्ड का वर्ल्ड का 25% थोरियम कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है GSAT-7R। ये क्या है? GSAT-7R क्या है? 2013 में 2013 में जी सेट 7 का अपडेटेड वर्जन है। 2013 के GSAT-7 का अपडेटेड वर्जन है। ये क्या है? GSAT-7R। अब आप सोच रहे होगा CMS 0.3 क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है? ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, यानी इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग तिथि क्या है? इसकी लॉन्चिंग तिथि 2 नवंबर 2025, मतलब इसी 2 नवंबर को 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग वाहन कौन सा है? LVM M5, भारत का सबसे भारी रॉकेट। मतलब जो इसका जो व्हीकल है वो भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिससे इसे लॉन्च किया गया है। इसका वजन 14 से 4410 किलोग्राम है। इसका वजन कितना है? 4410 किलोग्राम है। ये अब तक का सबसे भारी स्वदेशी संचार है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे स्टार कर लो भाई। क्या है? अब तक का सबसे भारी स्वदेशी संचार है। मिशन की अवधि, कितनी है? 15 वर्ष तक। कितनी है? 15 वर्ष तक। इसकी कक्षा कौन सी है? किस कक्षा में से स्थानांतरित किया गया है? भौतिक कक्षा में। इसमें भौतिक कक्षा में इसे स्थानांतरित किया गया है। तकनीकी विशेषताएं क्या हैं इसकी? GSAT-7R की तकनीकी विशेषताएं क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था। उपग्रह श्रृंखला इसकी कौन सी है? CMS, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज। ठीक है, क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज।
ये बैंड कवरेज यानी मल्टी बैंड संचार है। मल्टी बैंड संचार क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, मल्टी बैंड संचार ये होता है जो एक साथ कई रेडियो धर्मिक तरंगों को कैप्चर करके ट्रांसमीटर में भेजता है। ठीक है, मल्टी बैंड संचार का मतलब ये है। निर्माता कौन है? निर्माता इसके यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो। ठीक है, विशेष उपयोग क्या है? क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का पुनः प्रज्वलन। मतलब इसमें क्या है? क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग किया गया है क्रायोजेनिक। यह एक नई कक्षा प्रयोग तकनीक है। ठीक है, स्मारक महत्व क्या है भाई इसका? स्मारक महत्व क्या है? चीन और पाकिस्तान की आंतरिक निगरानी करना। क्या है भाई? चीन और पाकिस्तान की आंतरिक निगरानी करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सैन्य प्रक्रिया के रूप में ये आया है। ठीक है, आत्मनिर्भर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देता है। यह पूर्ण तरीके से स्वदेशी निर्मित है। किस तरीके से है? यह स्वदेशी यानी ये हमारे भारत के द्वारा ही पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य और उद्देश्यकर्ता कौन है? मुख्य उद्देश्यकर्ता मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय नौसेना है। कौन है? भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना। अब उद्देश्य क्या है? भारतीय महासागर क्षेत्र में सुरक्षित मल्टीबैंड संचार। मल्टीबैंड संचार मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, जो क्या करता है? एक साथ रेडियो तरंगों को पकड़ता है और ट्रांसमीटर में भेजता है। ठीक है, नौसैन नौ और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? नौसैनिक जहाजों, पनडुब्बियों, हवाई प्लेटफॉर्म और रियल टाइम लिंक डेटा को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरी चीज है स्मारक निगरानी, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला टॉपिक अपना चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है? कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी क्या है? ये एक इन इम्यूनल इम्यूनल थेरेपी है जो क्या होती है? तो रोगी होता है उसकी ब्लड कोशिकाओं में से टी सेल्स निकाले जाते हैं। क्या है? ब्लड कोशिकाओं में से क्या है? टी सेल्स निकाले जाते हैं और प्रयोगशाला में संशोधित किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्रयोगशाला में संशोधित किए जाते हैं ताकि वे विशेष तरीके से कैंसर कोशिकाओं से लड़ सकें। इंपॉर्टेंट किस लिए है? कि ये कैंसर के लिए, मतलब टी सेल किस लिए? कैंसर कोशिकाओं से। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सकें। ठीक है, प्रक्रिया कैसे कम इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है? टी कोशिकाएं का संग्रह, मतलब रोगियों के रक्त में से टी सेल निकाले जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रोगियों के रक्त में से टी सेल कोशिकाएं निकाली जाती हैं जिनमें क्या है? कृत्रिम जीन डाले जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जीन डाले जाते हैं। कृत्रिम जीन डाले जाते हैं। संक्षिप्त और इसका विस्तार क्या है? टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में बढ़ाया जाता है, मतलब प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं, बढ़ाया जाता है, संशोधन किया जाता है। आपको इसमें दिखाई दिया था, संशोधित किया जाता है। ठीक है, शरीर में पुनः प्रवेश शरीर में पुनः प्रवेश कराया जाता है, बाद वापस डाला जाता है ताकि ये कोशिकाएं किससे लड़ सकें? कैंसर से लड़ सकें। ठीक है, इसका किन किन रोगों में उपयोग किया जा सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लड कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या? ल्यूकेमिया एक होता है, एक लिम्फोमा। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया दो टाइप के जो ब्लड कैंसर होते हैं उनमें ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, अन्य कैंसर में क्या है? जैसे मस्तिष्क कैंसर वगैरह हो गया, उसके लिए उपयोगी हो गया ये। मस्तिष्क कैंसर के लिए उपयोगी हो गया। और ये क्या हो? सील्डर ट्यूमर ट्यूमर के लिए भी थोड़ा बहुत उपयोगी हो गया है। उच्च लाभ क्या है इसका? लाभ क्या है? कुछ मामलों में रोग मुक्त है, मतलब कुछ मामलों में है
रोगियों की अपनी कोशिकाओं का प्रयोग किया गया, मतलब जो रोगी है उसकी खुद की कोशिकाओं का मतलब प्रयोग किया गया, क्योंकि उसके ब्लड में से जो रोगी है उसी के ब्लड में से सेल को निकाला जाएगा, फिर उन्हें प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उसके बाद उसमें डीएनए मतलब जीन्स वगैरह डाल के, मतलब जेनेटिक जीन्स वगैरह डाल के फिर शाला में भेज के और दोबारा उसी के ब्लड में भेज दिया जाता है टी सेल को। इसकी लंबी लंबी अवधि का परिणाम क्या है? कई रोगियों को दीर्घकालिक सुधार हुए। ठीक है। और हाँ, ये सबसे पहले 2022 में इसका प्रयोग एम्स के द्वारा किया गया है। एम्स और टाटा मेमोरियल के द्वारा 2022 में इसका सबसे पहले, और ये स्वदेशी तरीके से मतलब इसका प्रयोग किया गया, मतलब भारत भारत ने इसका 2022 में ही प्रयोग किया है। ठीक है, एम्स और टाटा मेमोरियल संस्था के द्वारा। ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, टी ट्रिपल एफ क्या है? ठीक है, यह एक वैश्विक जलवायु वित्त पहल है। क्या है? वैश्विक जलवायु वित्त पहल है, जो COP30, मतलब COP30 जो अभी हाल ही में ब्राजील में हुआ था ना, COP30 जो ब्राजील में शुरू किया गया था, उसके द्वारा ये वैश्विक जलवायु वित्त पहल शुरू की गई है। ठीक है, मेन चीज ये है, इसका उद्देश्य क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करना। देश से मेन उद्देश्य क्या है? उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षित रखने वाले देशों को प्रदर्शन आधारित भुगतान करना। जो प्रदर्शन संरक्षित रख रहे हैं जो देश हैं, इसमें क्या है? भुगतान कराना। ठीक है, उन्हें भुगतान मतलब कुछ। अब इसकी फंडिंग क्या है? वित्तीय फंडिंग क्या है इसकी? 125 बिलियन डॉलर टोटल फंडिंग है। अब इसकी निजी निवेश कितना है? निजी निवेश 70 से 80% है। निजी निवेश 70 से 80% है। और सार्वजनिक स्रोत क्या है इसके? इससे 25% है। यह राशि सतत निवेश में लगाई जाएगी और मिलने वाला लाभ देशों को दिया जाएगा जो वनों को संरक्षित रखते हैं। लाभ किन्हें मिलेगा? जो वनों को संरक्षित, जो देश वनों को संरक्षित रखते हैं। ठीक है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन क्या है? प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन क्या है इसमें? जिन देशों ने वनों को संरक्षित रखा या बढ़ाया, उन्हें हर हाल में भुगतान मिलेगा। तब उन्हें हर हाल में भुगतान मिलेगा, कोई कमी बड़ी नहीं होगी। ठीक है। यह मॉडल वनों की रक्षा और आर्थिक लाभकारी बनाना, वनों की रक्षा और उन्हें लाभकारी बनाता है, खासकर विकासशील देशों के लिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये इस पे स्टार लगा लेना। ये क्या है? विकासशील, खासकर किसके लिए? विकासशील देशों। वैश्विक भागीदारी क्या है? 53, मतलब 53 देश समर्थन दिया है। भारत ऑब्जर्वर के रूप में इसमें भाग लिया है या शामिल हुआ है। भारत किसके रूप में? ऑब्जर्वर के रूप में इसमें भाग लिया है और शामिल हुआ है। ठीक है। यह पहचान स्थानीय और आदिवासी समुदायों को सीधे फंड देने पर निर्भर करती है या जोर देती है। ठीक। इसकी मुख्य चिंताएं और आलोचनाएं, भाई इतनी चीजें हैं तो चिंताएं और आलोचनाएं तो होनी जरूरी। अब इसमें क्या है? पारदर्शिता की और जवाबदेही की कमी। तब पारदर्शिता जिसमें आया, फंड खा गया, विकसित देशों तक पहुंच, तब विकासशील देशों तक ही नहीं, वो आने वाले तो बहुत हैं ही भाई। छोटे देशों और समुदायों तक क्या है? छोटे देशों और समुदायों की पहुंच में असमानता तक, मतलब पहुंचा ही नहीं फंड। ठीक है। निजी पूंजी आधारित अत्यधिक निर्भर
जिससे पर्यावरण लक्ष्यों को पीछे छूट सकते हैं। ठीक है। भारत की भूमिका क्या है? भारत तो इसमें ऑब्जर्वर भाग लिया है। मैं आपको पहले ही बता हूँ, विकासशील वायु वित्त तेजी लाने में मांग की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है गिद्ध रिपोर्ट 2025। अब ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी गिद्ध, गिद्ध क्या है? गिद्ध अपने पर्यावरण को संतुलित रखने में यानी स्वच्छ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अहम भूमिका कैसे निभाते हैं? सड़े गले मांस को खा लेते हैं, बीमारी वगैरह को फैलने से रोकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या है? जनगणना की गई है। जनगणना की गई है। कब से कब तक की गई है? 2023 से 2025 के बीच में गई है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, फरवरी 2025 से 23 से 2 की गई है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया मतलब WII के द्वारा की। उद्देश्य क्या है? लिखा हुआ है, भारत में 4 संकटग्रस्त गिद्ध की प्रजातियों को, 4 संकट गिद्ध की प्रजाति हैं, वैज्ञानिक मूल्यांकन की। क्या है? गिद्ध की प्रजातियां हैं कौन? ये कौन है? सफेद पीठ वाला गिद्ध। ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? वाला गिद्ध। दूसरा कौन सा है? भारतीय गिद्ध, से इंडकस भी कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक इंडकस है। पतली चोंच वाला गिद्ध। तीसरा पतली चोंच वाला गिद्ध। चौथा है लाल सिर वाला। अब ये क्या है? आयुष्यन अत्यंत संकटग्रस्त तीन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वाला गिद्ध आ रहा है, भारतीय गिद्ध आ रहा है, पतली चोंच वाला। अत्यंत संकट, क्रिटिकल इंडेंजर मतलब अत्यंत डेंजर। अब ये क्या होता है? अगले 10 साल में 10% 10% क्या आबादी बच संकट। आयुष्यन पहली एक इंडेंजर है, इंडेंजर है, वन है, नियर थ्रेट है, लीस्ट। 8-10 दिन मेहनत करके करंट अफेयर्स निकाले हैं, मतलब काफ़ी सोर्स वगैरह यूज, एट जी काफ़ी जगह से यूज, तब मैंने ये निकाले हैं। मतलब जो मैं अपने आप करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, मैं काफ़ी मतलब काफ़ी जगह निकाले। आप भी मतलब जब भी पढ़ो तो इन्हें, मेन चीज़ है कि आप इन्हें नोट करते चलो और एक दो बार रिवीजन मार लो, दिन में हो जाएगा तुम्हारा। शहरी विकास गति को देना, सतत विकास को बढ़ावा देना है, शहरों और आर्थिक विकास को निवेश केंद्र स्थापित। शहरों और आर्थिक अभी अपने बात कर रहे गार्बेज, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी टू, स्वच्छ भारत मिशन के लिए है अर्बन एरिया का मुफ्त सभी शहरों गार्बेज 2021 में की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी मुक्त बिंदु, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आपको अपने को पता ही लग गया कि 100% कचरा मुक्त करना है। क्या करना है? 100% कचरा मुक्त करना है शहरों को, और सतत स्वच्छ बनाना है। उपयोग, तब उपयोग के लिए जल प्रबंधन करना है, जन भागीदारी को
बढ़ावा देना। तो भाभी किनको बढ़ावा देना? जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। डिजिटल नवाचार के जरिए स्वच्छ और प्रभावी बनाना। ठीक है। इसकी प्रमुख घटनाएं क्या हैं, यानी प्रमुख घटक क्या हैं? घटक क्या है? डिम्प साइट रेमेडिएशन, पुराने कचरे और स्थलों की सफाई। तो आपको पढ़ाया था अभी मैंने, DRAP कार्यक्रम के द्वारा डिम्प साइट जो कार्यक्रम, गार्बेज हटाने का जो कार्यक्रम था उसके द्वारा। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण, शहरों को स्वच्छता रैंकिंग के लिए मानकीकृत या मूल्यांकित करना। ठीक है। घरेलू शौचालयों का निर्माण करना। ठीक है। सार्वजनिक कौशल, सब सार्वजनिक शौचालय और तरल अपशिष्ट का क्या प्रबंधन। हिली और हिमालयी सिटीज में क्या करना है? पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए 1,000 करोड़ इसी के लिए, एक्ट के लिए मतलब एक्चुअल CS वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट, SSC वगैरह ज़्यादा पूछते हैं। PCS में पूछ लेते हैं, ऐसा 40-50 पूछ लेते हैं। क्रियान्वयन क्या है? क्रियान्वयन क्या है इसका? यह केंद्रीय प्रायोजित है और जिसे आवास और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा संचालित, केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना है। आवास और कार्यक्रम मंत्रालय कौन सा शामिल है? आवास और कार्यक्रम, सभी वैधानिक नगरों को शामिल। इसकी समय अवधि में आपको बता, 2021 से सन को, भारत में सन 2.0 को 2021 में शुरू किया गया था, अब 2026 तक इसका करना है। विशेष पहल, जीरो डिम साइट, कचरे जीरो लेवल तक हटा देना। इन अर्बन जन आंदोलन, जागरूक ज्ञान है, नागरिक भागीदार। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, आर सेट टू, आर आर सेट टू, यह यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका प्रयोग पता किसमें किया जाता है? जमीन की नमी देखने में। ठीक है। कहीं आपदा प्रबंधन से कोई दिक्कत आ रही है, कहीं उसकी इमेज कैप्चर वगैरह, किसी भूमि, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के द्वारा इसे विकसित और पृथ्वी का अवलोकन ग्रह है। मैंने क्या करता है? पृथ्वी का अवलोकन और मौसम रात को इमेजिंग पे खासियत है, बादल भी अंधेरा हो, ये इमेज तकनीक का प्रकार कौन सा? कार इमेजिंग स्टैटिक कार है। इसका वजन लगभग 615 वजन है, सूर्य के समकालीन ऊंचाई लगभग 4 बैंड, एक्स बैंड, बादलों क्या जैसे अटैक वगैरह काफ़ी चीज़ वजह से ये चल आ गया है। और 5 साल से इसकी
तो अभी क्या 2025 चल रहा है, लगभग इस लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, यानी इसरो, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्रक्षेपण तिथि क्या थी इसकी? देखो 22 मई 2019। उपयोगिता क्या है इसकी? आर आई सेट पी आर आर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? देखो, कृषि निगरानी और फसल मूल्यांकन, वन क्षेत्र और मिट्टी की नमी, आपदा प्रबंधन और भूस्खलन, तटीय निगरानी और समुद्री बर्फ का अध्ययन, सैन्य निगरानी का अवलोकन, भौतिक स्थलीकरण मानचित्र, मानचित्र, भौतिक मानचित्र को